नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। पुलिस कर्मियों के शहादत के 100 से ज्यादा घंटे बीत जाने के बाद भी विकास दुबे को पकड़ा नहीं जा रहा है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि विकास को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं और अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि वह बच जाए। राजनैतिक और सरकारी संरक्षण के बिना विकास जैसे दुर्दांत अपराधी का इस तरह गायब हो जाना संभव नहीं है। विकास दुबे के बहाने लगभग हर रोज ऐसी कड़ियां सामने आ रही हैं जो नेता, माफिया, पुलिस और दलालों के मजबूत गठबंधन को उजागर करती हैं। यही गठबंधन आज की राजनीति की धुरी बन चुका है। विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था बुराई की धुरी, या अंग्रेजी में कहें तो एक्सिस ऑफ इविल के चारों ओर चक्कर काटने को विवश है। हम इस धुरी की सबसे आखिरी कड़ी यानी दलाल से शुरुआत करते हैं। पुलिस ने जय वाजपेयी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि यह आदमी एक तरह से विकास दुबे का फाइनेंशियल मैनेजर है। जरायम की दुनिया से आई हुई दौलत का हिसाब किताब रखने और सही जगह इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी इसी आदमी के कंधे पर थी। विकास अपनी हराम की कमाई का 2% ब्याज पर जय वाजपेयी को देता था और जय इस रकम को 5% ब्याज पर दूसरों को देता था। विकास दुबे को गाड़ियां मुहैया करवाने की जिम्मेदारी भी इसी शख्स की थी। शनिवार की रात पुलिस को विजयनगर में 3 लग्जरी कारें लावारिस हालत में खड़ी मिली थीं। इन गाड़ियों में बिना नंबर प्लेट की एक ऑडी, एक फॉर्च्यूनर और एक वेरेना थी। जब इन कारों की जांच की गई तो पता चला कि इन गाड़ियों का मालिक ब्रह्मनगर निवासी जय वाजपेयी है। बताया जा रहा है कि इन्हीं गाड़ियों से विकास दुबे को जिला पार करवाया गया। पुलिस जय वाजपेयी से 24 घंटे पूछताछ करने के बाद उसे लखनऊ ले गई है। जय और उसके साथियों की सीडीआर में पुलिस को कई सबूत मिले हैं जो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जय सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है कि यह गाड़ियां इस तरह लावारिस हालत में किसने और क्यों खड़ी की। तक हुई जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि जय बीसी और प्रॉपर्टी का काम भी देखता था और उसने दुबई में एक फ्लैट खरीद रखा था। उधर मशहूर कॉमेडियन और कई टीवी सीरियलों में काम कर चुके अन्नू अवस्थी जय वाजपेयी के समर्थन में उतर आए हैं। फेसबुक पर डाली गई पोस्ट में अन्नू ने जय वाजपेयी को परमट वाले भोले बाबा का भक्त बताते हुए कहा है कि उसके संबंध किसी से भी हो सकते हैं लेकिन वो अपराधी नहीं हो सकता। अन्नू अवस्थी ने कहा है कि जय को केवल 3 गाड़ियां रखने की वजह से हाईलाइट किया जा रहा है। उसे कानपुर का सबसे खराब आदमी बताया जा रहा है। क्या 3 गाड़ियां रखना अपराध है? तीनों गाड़ियों पर फाइनेंस है और ये सभी 1 नंबर की गाड़ियां हैं। कुछ लोग अपनी खुन्नस मिटाने के लिए सम्मानित लोगों की फोटो वायरल कर रहे हैं। जय ने लॉकडाउन में महीनों लोगों को राशन बांटा और कई लोगों को नकद दिया। वह बस अड्डे पर लगातार भोजन लेकर जाता था। मीडिया को यह सब भी दिखाना चाहिए। सोशल मीडिया पर जय वाजपेयी की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें उसे तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी के साथ देखा जा सकता है। तिवारी नेता, माफिया, पुलिस, दलाल की इस धुरी में दलाल से पहले वाली कड़ी है। अब यह बात सामने आ चुकी है कि 3 जुलाई की मुठभेड़ में शहीद हुए सीओ ने मार्च में कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को पत्र लिखकर चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी को विकास दुबे का दलाल बताया था। पत्र में लिखा है कि विनय तिवारी का विकास दुबे के पास आना जाना है और उसके विकास से बहुत अच्छे संबंध है। स्वर्गीय मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा कि उन्होंने चौबेपुर थाना अंतर्गत विकास दुबे और उसके साथियों पर आईपीसी की धारा 386, 147, 148, 504 और 506 के अंतर्गत मुकदमा लिखने का आदेश दिया था। बाद में विवेचक अजहर इशरत ने धारा 386 को हटा दिया। स्वर्गीय मिश्रा द्वारा पूछे जाने पर विवेचक ने बताया था कि उसने प्रभारी थाना विनय तिवारी के कहने पर ऐसा किया। स्वर्गीय मिश्रा ने अपने पत्र में एसएसपी अनंत देव तिवारी से अनुरोध किया था कि वह चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि ऐसा न होने पर उस क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तत्कालीन एसएसपी तिवारी ने
सीओ के कहने के बावजूद विनय तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा यह चिट्ठी ही पुलिस के रिकॉर्ड से गायब हो गई है। अनंत देव सन 1987 के बैच में पीपीएस अधिकारी के तौर पर भर्ती हुए थे और साल 2006 में वह आईपीएस बने। वह 1997 में कानपुर सदर, स्वरूप नगर और कलेक्टरगंज के सीओ भी रह चुके हैं। तिवारी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपने सेवा काल में कई एनकाउंटर किए और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। इस दौरान उन्होंने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा हासिल कर लिया। साल 2019 में वह कानपुर के एसएसपी बने। 16 जून 2020 को उन्हें कानपुर के एसएसपी से हटाकर एसटीएफ का डीआईजी बना दिया गया। वही एसटीएफ जो विकास दुबे के पीछे लगी हुई है। शहीद सीओ मिश्रा के पत्र और कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद तिवारी की भूमिका की जांच के आदेश जारी हो गए हैं। एडीजी कानपुर जोन इस मामले में तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी की संदिग्ध भूमिका की जांच करेंगे। उधर आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी एचसी अवस्थी को पत्र लिखकर अनंत देव तिवारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया में चल रही तस्वीरों में अनंत देव तिवारी विकास दुबे के साथी और फाइनेंसर रहे जय वाजपेयी के साथ गलबहियां करते दिखाई पड़ रहे हैं। तिवारी उसी एसटीएफ के डीआईजी हैं जो विकास दुबे को ढूंढ रही है। विकास दुबे की सूचना देने पर 2.5 लाख का इनाम है। सवाल यह है कि जिस पुलिस अधिकारी पर विकास दुबे की हिमायत करने का आरोप है, वो उस एसटीएफ की कमान कैसे संभाल सकता है जिस पर दुर्दांत अपराधी को पकड़ने की जिम्मेदारी है। जब यह बात सामने खुलकर आ गई है कि पुलिस विभाग में संतरी से लेकर अधिकारी वर्ग तक विकास के तरफदार मौजूद हैं, ऐसे में कोई आदमी विकास दुबे की कोई सूचना पुलिस को देकर अपनी जान जोखिम में क्यों डाले। अब आते हैं नेता माफिया पुलिस दलाल गठजोड़ की पहली और दूसरी कड़ी पर। माफिया विकास दुबे का आपराधिक कारनामों के बारे में हम सभी जान चुके हैं। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर कानून के शासन को चुनौती देने का यह पहला मामला नहीं है। वह 2001 में भी भाजपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की थाने के अंदर हत्या कर चुका है। उस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई तो थाने के अंदर तैनात पुलिसकर्मी ही गवाही देने से मुकर गए। नतीजा यह हुआ कि विकास दुबे बरी हो गया। तब तक यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आ चुकी थी और निचली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में कोई अपील दाखिल नहीं की गई। आज विकास दुबे 2.5 लाख का इनामी बन चुका है, लेकिन कानपुर के वर्तमान एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कार्यभार संभाला तो उन्हें इस अपराधी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अब बात करें सरकार की तो यह बात साफ है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति द्रौपदी जैसी हो गई है, जिसका आए दिन चीरहरण होता रहता है। यूपी की हालत 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्मों में दिखाए जाने वाले गांव की तरह हो गई है, जहां अमरीश पुरी जैसे जमींदार की मर्जी ही कानून हुआ करती थी। यूपी में अगर अपराधी सवर्ण या सरकार का सजाती है तो सत्ता का संरक्षण है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी या मुसलमान है तो उसके लिए गोली है। योगी सरकार के शुरुआती 10 महीनों में 1100 एनकाउंटर किए गए, जिनमें मारे गए लोग सरकार के हिसाब से अपराधी थे। लेकिन कानूनी नजरिए से देखें तो कोई अपराधी है या नहीं, इसका फैसला करना कोर्ट का काम है। सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि उसकी गोली का निशाना दलित, ओबीसी या मुस्लिम ही होते हैं। बलात्कार के मामले में कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद को जिस तरह सरकारी साथ मिला वह सभी ने देखा। कुलदीप सेंगर के खिलाफ शिकायत करने गई बलात्कार पीड़िता के पिता और चाचा की सिलसिलेवार हत्या कर दी गई। अगर भारत की शीर्ष न्यायपालिका इस मामले का संज्ञान न लेती तो पीड़िता को शायद ही कभी न्याय मिल पाता। स्वामी चिन्मयानंद का उदाहरण सामने है, जिस पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़की को ही जेल में डाल दिया गया। योगी ने अपने तमाम फैसलों में दिखाया है कि उनके लिए उनकी मर्जी ही कानून है। चाहे सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों से बदला लेने का बयान हो या सरकार के खिलाफ सबूत के साथ लिखने वाले पत्रकारों पर मुकदमा करने के मामले, योगी ने दिखाया है कि या तो आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। विकास दुबे योगी सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। अपराधी ब्राह्मण है और उसके शिकार हुए पुलिस कर्मियों में ब्राह्मण भी शामिल है। ध्रुवीकरण की राजनीति का नतीजा यह है कि विकास दुबे फरार है और पुलिस में भी आक्रोश है।
विकास दुबे के मकान को जेसीबी से गिराने के सरकारी फैसले का कानूनी आधार क्या था, इस सवाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। अपने साथी जवानों की शहादत से दुखी पुलिस बल के आक्रोश को शांत करने के लिए यह फैसला लिया गया। आज की राजनीति में पुलिस ही वह हथियार है जिसके सहारे सरकारें जनता के असंतोष को दबाती रहती हैं। सत्ता के हिसाब से पुलिस भी नीली, लाल, हरी और भगवा हो जाती है। गुंडों और माफियाओं को मिलने वाले सरकारी संरक्षण ने पुलिस को भी मूक दर्शक बनकर इस अपराध में सहभागी बनने के लिए मजबूर कर दिया है। चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी जैसे लोग इस सहभागिता को ऊपरी कमाई का जरिया बना लें तो इसमें कैसा आश्चर्य। लेकिन जो ईमानदार हैं उनके लिए उत्पीड़न और शहादत ही विकल्प बचते हैं। यूपी पुलिस में भर्ती होने वाले ज्यादातर जवान ग्रामीण परिवेश से आते हैं। वो किसानों और मजदूरों के बेटे होते हैं और जाने अनजाने सत्ता की चालबाजियों का शिकार बनते रहते हैं। मुंह से निकले शब्दों को ही कानून मानने वाली प्रवृत्ति से विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था को ध्वस्त कर देती है। अगड़े बनाम पिछड़े, दलित बनाम सवर्ण और हिंदू बनाम मुसलमान का खेल खेलते हुए सत्ता में आने वाले योगी के लिए यह मुसीबत की घड़ी है। क्या विकास का भी वैसे ही एनकाउंटर हो पाएगा जैसा कि बाकी कथित अपराधियों का होता आया है? योगी इस बार बुरे फंस गए हैं।